वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक एम्पलवार। तो प्रीवियस लेसन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, तो जिसका नाम है वेव मोशन एंड साउंड। अब ये टॉपिक इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि इससे जो है बहुत बार स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये जो लेसन है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स फिज़िक्स के हैं जो यूट्यूब पे ऊपर डाल दिए हैं। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले उस पार्ट को देखिएगा, नहीं तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। अगर मेरे वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय चैनल। तो प्रीवियस लेसन में हमने ये पढ़ा था कि एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं किस किस मीडियम में ट्रैवल करते हैं, जैसे ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ट्रैवल करते हैं। फिर हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद हमने देखा कि ये जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं कौन कौन से मीडियम में ट्रैवल करते हैं, किस में ट्रैवल करते हैं, वो सॉलिड में ट्रैवल करते हैं एंड लिक्विड में भी ट्रैवल करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो वेव्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के, उस वेव में कुछ ऐसे टर्म्स है, ओके, उससे रिलेटेड टर्म है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में नहीं आता कि व्हाट इज अ क्रेस्ट एंड ट्रफ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तो आगे के क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पिच हो गया, ओके, नोट हो गया, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, आज वेव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो टर्म्स है वो है हमारे क्रेस्ट। अब ये क्रेस्ट क्या होता है, अगर सिंपली अगर हम, अब मैं यहाँ जो क्रेस्ट की बात कर रहा हूँ वो रिलेटेड है ओनली ट्रांसवर्स वेव से। यहाँ मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। अब क्रेस्ट क्या है, सपोज यहाँ पे एक वेव दी है, ओके, यहाँ पे एक वेव है एंड इस वेव के बीच में से एक लाइन जाती है जिसे बोलते हैं हम जीरो डिस्टरबेंस ऑफ लाइन। अब क्रेस्ट क्या होता है, ये जो अपर वाली जो हाफ वेव है, ओके, नीचे वाली नहीं, अपर वाली जो हाफ वेव है उसे बोला जाता है क्रेस्ट। ये अपर वाली वेव, ये भी अपर वाली वेव, जो भी जो जीरो डिस्टरबेंस लाइन के ऊपर जो वेव होती है उसे बोला जाता है क्रेस्ट। अब ट्रफ क्या होता है, उसके अपोजिट जो जीरो डिस्टरबेंस जो लाइन है उसके नीचे जो वेव आती है, ठीक है, उसे बोला जाता है ट्रफ। अब वेवलेंथ क्या होता है, ओके, तो वेवलेंथ के बारे में देखेंगे। अब बेसिकली वेवलेंथ क्या होता है, अब वेवलेंथ दो दो मतलब वेव से रिलेटेड है, ओके, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में हम देखेंगे, एक ट्रांसवर्स वेव के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रेस्ट, ओके, ये दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस अगर हम कंसिडर करें तो ये एक वेवलेंथ हो जाती है। अगर हम ट्रफ कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, ट्रफ, ओके, तो दोनों ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे भी वेवलेंथ हम बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे किससे रिलेटेड है, ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड है। अगर हम बात करेंगे कि सर जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं उसमें वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं, तो सिंपल है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, ओके, दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। अगर हम कंप्रेशन नहीं कंसिडर करें तो रेयर फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे, ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रेयर फ्रैक्शन इज नोन एज वन वेवलेंथ, ओके। तो ये याद रखना है आपको कि ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ क्या होता है एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव में वेवलेंथ क्या होता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, ओके। तो यहाँ फ्रिक्वेंटली नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो, अगर हम ये दो वेव कंसिडर करते हैं, ओके, ये दो वेव कंसिडर करते हैं, तो अगर मैं इस वेव में यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ और यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, ओके, इसे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो इस पॉइंट से, ओके, इस पॉइंट से ऊपर वाले इस पॉइंट से
1 सेकंड में या एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितने वेव्स जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो 3 वेव जा रहे हैं 1 सेकंड में। अगर मैं बोलूँगा कि ये जो नीचे वाली वेव है इसमें से 1 सेकंड में कितने वेव जा रही है, तो आप बोलेंगे कि सर तो ये तो बहुत ईज़ी है, यहाँ से 1 वेव जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से 1 सेकंड में 1 वेव जा रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, एंड यहाँ से 3 वेव जा रही है 1 सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तब हम बोल सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज 3 हर्ट्ज। ओके, कितना है 3 हर्ट्ज। एंड तब हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ग्रेटर वेव इज 1 हर्ट्ज। ठीक है ना, तो हर्ट्ज आपको भूलना नहीं है। हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का एक यूनिट है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, हर्ट्ज में मेजर की जाती है। और दूसरा एक यूनिट है आपको बता दूं, साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड ये भी एक फ्रीक्वेंसी को मेजर करने वाला यूनिट है। ओके, तो मैक्सिमम हर्ट्ज पूछा जाता है कि हर्ट्ज जो है वो कौन से यूनिट टर्म्स का ऐसा यूनिट है, तो ये फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। अब हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को समझने पर आपको यहाँ आना पड़ेगा, इस वेव में हम ध्यान देंगे कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजिशन। सिंपली देखो, यहाँ एक जीरो डिस्टर्बेंस लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर जो भी पार्टिकल है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है। हमने बोला था कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। ओके, वो ऊपर की तरफ वाइब्रेट होते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट ऊपर की तरफ हो रहा है, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। एंड यहाँ नीचे वाला जो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट क्या है, यहाँ तक ही आ रहा है, वो इससे ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। यहाँ तक आ रहा है, इससे ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक कर रहा है, तब हम उसको बोलेंगे, इस लेंथ को हम बोलेंगे उसकी एम्पलीट्यूड, वेव की एम्पलीट्यूड इसको हम बोलेंगे। यहाँ तक जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब ये जो लेंथ हो गई। ओके, ये जो लेंथ है उसे बोलेंगे उस वेव की एम्पलीट्यूड। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है, तो वो है हमारा साउंड वेव। अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि ये जो साउंड वेव है, ओके, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैंने यहाँ डायग्राम भी दी है, तो आप इससे देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी वेव है। हाँ, राइट आंसर, तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आप बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। लेकिन ये जो साउंड वेव होता है इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ओके, तो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर पाता, जहाँ पे एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ये ट्रैवल कर सकता है, मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। तो आपको एक सिंपली बात बताओ कि ये जो वेव होती है, जितने मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा, ओके, अगर आप सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, पानी के नीचे अगर हम हमारे ईयर्स हो तो हमें आवाज़ जल्दी सुनाई देती है एज कंपेयर टू द एटमोसफियर। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि पानी में ये जो साउंड वेव होती है ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करती है। ठीक है ना, एज कंपेयर टू द एटमोसफियर। तो ये बात ध्यान रखना कि डेंसिटी जहाँ ज़्यादा, ओके, जितना पदार्थ मीडियम घना होगा उतनी ही वेव क्या होगी, फास्टर ट्रैवल करेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मून के बारे में, कि ये जो मून के ऊपर है ये जो वेव होते हैं वो साउंड वेव ट्रैवल क्यों नहीं कर पाते। तो उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई 60 kg वाला पर्सन, ध्यान रखना 60 kg वाला पर्सन अर्थ से मून के ऊपर जाता है, कहाँ से जाता है, अर्थ से मून के ऊपर जाता है, तो उसका वेट हो जाता है 10 kg। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब भाई ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो अर्थ की ग्रेविटी है, ओके, अगर हम अर्थ की ग्रेविटी 1 कंसिडर करते हैं तो मून के ऊपर ये ग्रेविटी हो जाती है अर्थ के 1/6।
कितना हो जाता है 1/6। तो इसीलिए अगर जो भी वेट यहाँ पे है तो अगर उससे 6 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाता है हमारे मून के ऊपर हमारा वेट। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यू में कि मून के ऊपर अर्थ के हिसाब से ग्रेविटी कितनी होती है, तो ये होती है 1/6। अब बेसिकली ग्रेविटी बहुत कम है तो ये क्या करता है, मून एटमॉस्फेयर को पकड़ के नहीं रख सकता। ठीक है ना, वो स्कैप हो जाता है। लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर ओके, अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को ओके वो होल्ड करके रखता है। लेकिन मून में इतनी पावर नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखे। इसलिए क्या होता है, जैसे हम मून के ऊपर जाते हैं हम एक दूसरे से ओरली कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, ओके कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। एंड हमें पता है कि किसी भी ओके सरफेस के ऊपर अगर हमें कम्युनिकेशन एक दूसरे से बोलना है तो हमें साउंड को प्रोपोगेट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत है, मीडियम की ज़रूरत है। एंड अगर मून के ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं तो हम एक दूसरे से बोल नहीं सकते। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट्स ओके मून की सरफेस के ऊपर जाते हैं तो वो ओके अलग अलग डिवाइस का यूज़ करते हैं, ओके रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज। तो ये रीज़न है कि मून के ऊपर साउंड कैन नॉट हियर, ओके हम साउंड को हियर नहीं कर सकते। तो इसके बाद आई होप आपको यहाँ तक लेसन क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि साउंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।